Namaskar and pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel, Asit Government Rule Guru. Today, I will discuss MCQ 2 related to General Provident Fund, GPF. First part already I have uploaded. So, round the corner, Assistant Section Officer of KVS exam is there. So, this part is very interesting one. In this part, I will discuss basically advance and withdrawal related to GPF. So my friends, please subscribe my channel, like my channel and share my channel so that you can get very interesting upcoming videos. So now I am going to start. Question number 1, you see, three statements given. Which of the above is or are correct one? आपको डिटेक्ट करना है करेक्ट स्टेटमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. पेशेंटली फर्स्ट यू रीड ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स. फर्स्ट वन इज सब्सक्राइबर शैल सब्सक्राइब मंथली टू द फंड एक्सेप्ट ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन ही इज अंडर सस्पेंशन. एक्चुअली रूल ये है कि सस्पेंशन पीरियड में सब्सक्राइबर को जीपीएफ फंड के लिए सब्सक्राइब नहीं करना है. जो जनरल प्रोविडेंट फंड है उसमें सब्सक्राइब करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि सस्पेंशन पीरियड, इन सस्पेंशन पीरियड बेसिकली सब्सक्राइबर गेटिंग सब्सिस्टेंस अलाउंस. ओके, इट इज 50% ऑफ एमोलुमेंट्स, बेसिक पे प्लस डीए. सो इन दिस केस देयर इज नो रिकवरी ऑफ जीपीएफ सब्सक्रिप्शन. ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट है. अभी बहुत क्वेश्चन जो आ रहा है बहुत ट्विस्ट होकर आ रहा है. आपको याद रखना है कि सस्पेंशन पीरियड में आप देख लीजिए क्लासिफिकेशन कंट्रोल अपील सीसीए रूल्स आप देख लीजिए. इट क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो जीपीएफ सब्सक्रिप्शन है वो रिकवरी नहीं होगा ओके सस्पेंशन टाइम में. नेक्स्ट वन, ए सब्सक्राइबर में आट हिज ऑप्शन नॉट सब्सक्राइब ड्यूरिंग लीव विच आइदर डज नॉट कैरी एनी लीव सैलरी. आप सपोज लीव सैलरी आप नहीं ले रहे, इट मीन्स आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, ये केस में क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव केस में आप जो लीव लेना है विदाउट सैलरी, आपको सैलरी नहीं मिलेगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव केस में. तो इस केस में आपके लिए ऑप्शन है कि आप जो जीपीएफ सब्सक्रिप्शन है आप उसको नहीं देंगे. तो आपके लिए ऑप्शन है, आप ऑफिस को इंटीमेट करेंगे, ठीक है, और कैरीज लीव सैलरी इक्वल टू और लेस देन हाफ पे और हाफ एवरेज पे. यदि आपको हाफ सैलरी मिल रहा है, इस केस में भी आपके लिए ऑप्शन है, आप ऑफिस को इंटीमेट करोगे कि मेरा जीपीएफ सब्सक्रिप्शन डिडक्ट नहीं होगा. दोनों केस में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव केस में आप जानते हो कि आप को लीव सैलरी नहीं मिलता है, और यहां पर और एक है, यदि आपको जो सैलरी मिल रहा है वो हाफ सैलरी मिल रहा है, उस केस में भी आपको इंटीमेट करना है ऑफिस को कि वो जीपीएफ सब्सक्रिप्शन को डिडक्ट नहीं करेंगे. ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है. नेक्स्ट वन, ए सब्सक्राइबर ऑन रीइंस्टेटमेंट आफ्टर ए पीरियड पास्ड अंडर सस्पेंशन शैल बी अलाउड द ऑप्शन ऑफ पेइंग इन वन लॉम्प सम और इन इंस्टॉलमेंट्स. आप सस्पेंशन पीरियड में तो आप जीपीएफ सब्सक्रिप्शन नहीं करेंगे. ओके, जब आपका री इंस्टेटमेंट हो जाएगा तो आपका जो सस्पेंशन पीरियड था वहां पर तो जीपीएफ सब्सक्रिप्शन डिडक्ट नहीं हुआ था, तो अभी आपको वो जीपीएफ सब्सक्रिप्शन रिकवरी किया जाएगा. कैसे? आप ऑप्शन है, वन लॉम्प सम में आप दे सकते हो और इंस्टॉलमेंट्स में दे सकते हो, ठीक है. ये बहुत तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, अच्छे से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, तो अभी आपको आंसर मिल गया, तो ऑल आर करेक्ट वन. आंसर इज बीट सी, राइट. कोई कंफ्यूजन नहीं है. चलो क्वेश्चन नंबर 2 को चलेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 के पहले मैं बता देता हूं कि मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 8327782034, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है. आपको पीडीएफ लेना है
तो मुझे इसी नंबर में कांटेक्ट करना है। मैं और एक बार लिख देता हूँ, 8327782034। इट इज़ माई व्हाट्सअप नंबर। Okay, if you need PDF, then contact with me in this PDF number. Clear? Also, you can join my Telegram channel also, right? तो मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, जो इनबॉक्स, जो वीडियो का इनबॉक्स में आपको मिल जाएगा। ओके, चलो ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 को चलेंगे कि which of the following again is और आर करेक्ट वन। आपको डिटेक्टर अगेन करेक्ट स्टेटमेंट को डिटेक्ट करना है। ए सब्सक्राइबर नीड नॉट सब्सक्राइब ड्यूरिंग ए पीरियड ट्रीटेड एज डाइज नॉन। तो डाइज नॉन अनऑथराइज लीव होता है, बिना परमिशन से आप लीव में रह गए, तो आप लीव अथॉरिटी का परमिशन नहीं लिया, ठीक है। सो इट मीन्स यू हैव टेकन लीव विदाउट परमिशन ऑफ द लीव अथॉरिटी, तो वो पीरियड डाइज नॉन हो जाएगा, राइट। कि आप कोई अनऑथराइज स्ट्राइक में शामिल हो गए, जो गवर्नमेंट परमिशन नहीं दिया है, मगर आप अनऑथराइजली स्ट्राइक में शामिल हो गए, तो वो जितना पीरियड आप जो स्ट्राइक है, हड़ताल है, आप शामिल हो गए, वो भी डाइज नॉन हो जाएगा, ठीक है। वो डाइज नॉन पीरियड में आपको आपका जीपीएफ सब्सक्रिप्शन डिडक्ट नहीं होगा, ये करेक्ट है। सब्सक्राइबर नीड नॉट सब्सक्राइब ड्यूरिंग ए पीरियड इट इज डाइज नॉन। आपको डाइज नॉन अच्छे से बताया, ये कंडोन नहीं होगा तो आपका सर्विस ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि डाइज नॉन पीरियड में क्या होता है, आपका जो 1/10, ओके, ईएल केस में, जो ऑर्न लीव केस में 1/10 जो ईएल है वो डिडक्ट हो जाता है, क्योंकि जो नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपको, जैसे जुलाई 1 और जनवरी 1 में जो आपका ईएल क्रेडिट होगा, ये 15 जो ईएल क्रेडिट होता है 15 डेज, तो उसमें जितना डाइज नॉन पीरियड है उसका 1/10, ओके, वो जो नेक्स्ट 6 मंथ्स में जो आपको ईएल मिलेगा उससे डेबिट हो जाएगा, नहीं कि। और इसमें क्या होगा, ये पीरियड प्रमोशन के लिए, ओके, इंक्लूड नहीं होगा। और इसमें क्या होगा, आपका सीनियरिटी लूज होगा, ठीक है। चलो ठीक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। डाइज नॉन पीरियड में सब्सक्राइबर का जो सब्सक्रिप्शन है वो डेबिट नहीं होगा। नेक्स्ट है, व्हेन ए सब्सक्राइबर इज ट्रांसफर्ड टू फॉरेन सर्विस। जब आप फॉरेन सर्विस में जा रहे हो कि डेपुटेशन आउट ऑफ इंडिया, ये दोनों केस में बहुत इंपॉर्टेंट है कि एज यूजुअल मैनर आपका जो जीपीएफ सब्सक्रिप्शन है वो डिडक्ट होगा। जैसे आप फॉरेन सर्विस में नहीं गया कि डेपुटेशन आउट ऑफ इंडिया, ओके, एज यूजुअल नॉर्मली आप काम कर रहे हो, कोई ऐसा फॉरेन सर्विस में आप नहीं गए कि आपका डेपुटेशन में आपको कहाँ पर भेजा नहीं गया, जैसे एज यूजुअल मैनर आपका जीपीएफ सब्सक्रिप्शन डेबिट होता है, इस केस में एज यूजुअल डेबिट होगा, वही दिया है। व्हेन सब्सक्राइबर इज ट्रांसफर्ड टू फॉरेन सर्विस और सेंट ऑन डेपुटेशन आउट ऑफ इंडिया, he shall remain subject to the rules of the fund in the same manner as if he were not so transferred or sent on deputation। इसमें याद रखना है कि ये दोनों केस में, फॉरेन सर्विस और सेंट ऑन डेपुटेशन आउट ऑफ इंडिया, इस केस में आपका जैसे नॉर्मली एज यूजुअल मैनर जीपीएफ सब्सक्रिप्शन डिडक्ट होता है आपका सैलरी से, वैसा एज यूजुअल डिडक्ट होगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। इंडिविजुअली ये स्टेटमेंट दोनों को रिमेंबर करना है, क्योंकि इसी तरीके का क्वेश्चन अभी आ रहा है, ओके, ये न्यू पैटर्न है सीबीएसई का। तो ये दोनों करेक्ट है, तो यहां पर आंसर मिल गया, आंसर इज बिट सी, बोथ आर करेक्ट वन, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 3 को चलेंगे। सब्सक्रिप्शन टू जीपीएफ शुड नॉट बी रिकवर्ड ड्यूरिंग द डैश ऑन सर्विस ऑन सुपरएनुएशन। तो सुपरएनुएशन, जब आपका सुपरएनुएशन रिटायरमेंट होगा जिस रेट में, उससे बेसिकली लास्ट 3 मंथ्स ऑन सर्विस ऑन सुपरएनुएशन, ओके, लास्ट 3 मंथ्स ऑन सर्विस ऑन सुपरएनुएशन, ये करेक्ट है आंसर। आपका जो जीपीएफ सब्सक्रिप्शन है आपका सैलरी से रिकवरी नहीं होगा, कि आपका जीपीएफ जो सब्सक्रिप्शन है वो आपका सैलरी से डिडक्ट नहीं होगा, ओके, लास्ट 3 मंथ्स ऑन सर्विस ऑन सुपरएनुएशन, ओके। सो जस्ट लास्ट 3 मंथ्स बिफोर सुपरएनुएशन योर जीपीएफ सब्सक्रिप्शन कैन नॉट बी डिडक्टेड। समझ में आ गया? तो आंसर इज बिट बी, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ये सुपरएनुएशन केस में क्वेश्चन आया है, तो पेशेंस से फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, फर्स्ट यू रीड द क्वेश्चन थोरोली, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 4 को चलेंगे। ये एडवांस केस में, एडवांस इन केस ऑफ जीपीएफ,
अप टू 12 months of pay. Next है 3/4 of the amount at credit. Bit C, either A or B, whichever is less, none of the above. यहाँ पर आंसर बिट सी है, either A or B, whichever is less. अप टू 12 months of pay. ओके, पे में क्या है, इसमें आपको याद रखना है बेसिक पे प्लस डीए, ये दोनों ओके जो एमोलुमेंट्स होगा बेसिक पे प्लस डी होगा, पे में डियरनेस अलाउंस इंक्लूड होगा, राइट। तो इसका 12 मंथ्स ले जाना है और 75% ऑफ द अमाउंट एट क्रेडिट, आपका जो अकाउंट है जीपीएफ अकाउंट में उसमें जितना क्रेडिट अमाउंट है उसका 3/4। तो ये दोनों को कंपेयर कर दिया जाएगा, जो लेस होगा 12 मंथ्स ऑफ पे और 3/4 ऑफ द अमाउंट एट क्रेडिट, ये दोनों कंपेयर कर दिया जाएगा, जो लेस होगा उतना एडवांस आपको मिलेगा। तो यहां पर आंसर हो गया बिट सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर इनकरेक्ट, यहां पर देखा है, देखिए इनकरेक्ट, इसको फर्स्ट चेक कर लीजिए। द जीपीएफ एडवांस शैल बी रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉइज मिनिमम 12 मंथ्स एंड मैक्सिमम 60, यहां पर मंथ्स इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स, मिनिमम 12 एंड मैक्सिमम 60 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स, ये करेक्ट है। ओके, आप ऑप्शन नहीं दिया तो मिनिमम जो ये इंस्टॉलमेंट पीरियड होगा वो 12 मंथ्स होगा और मैक्सिमम 60 मंथ्स होगा। आपको याद रखना है, आपका जो एडवांस आप लिया ना उसको रिकवरी किया जाएगा ना, तो जो एडवांस को रिकवरी किया जाएगा, आप कोई ऑप्शन नहीं दिया तो उसमें क्या है, मिनिमम 12 इंस्टॉलमेंट्स में उसको रिकवरी किया जाएगा और मैक्सिमम कितना होगा, 60 इंस्टॉलमेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट वन, रिकवरी विल कमेंस फ्रॉम द मंथ इन व्हिच द एडवांस वाज ड्रॉन, ये नहीं है, जिस मंथ में आप एडवांस, सपोज आप मंथ अप्रैल में आप एडवांस लिया तो मई से आपका रिकवरी स्टार्ट हो जाएगा, जो इंस्टॉलमेंट जो रिकवरी होगा वो नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होगा। जैसे आप ये फरवरी चल रहा है, फरवरी 2023, इस मंथ में आप एडवांस लिया तो मार्च से आपका इंस्टॉलमेंट क्या होगा, इंस्टॉलमेंट अमाउंट डेबिट होगा। तो मगर यहां पर क्या दे दिया कि रिकवरी उसी मंथ में, जिस मंथ आपको एडवांस मिला उसी मंथ में रिकवरी स्टार्ट हो जाएगा, ये तो गलत है ना, तो नेक्स्ट मंथ से शुरू होगा। तो यहां पर दिया है इनकरेक्ट, इनकरेक्ट मीन्स ओनली डबल आई, आंसर इज बिट बी। ऐसे क्वेश्चन पैटर्न देखिए, इस तरीके का क्वेश्चन पैटर्न आ रहा है। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को चलेंगे। जीपीएफ एडवांस शैल नॉट बी ग्रांटेड डैश बिफोर रिटायरमेंट, तो आपको जीपीएफ बिफोर रिटायरमेंट वो पूछा है अगेन, तो आपको याद रखना है विद इन लास्ट 3 मंथ्स ऑफ सर्विस, आपका ओनली 3 मंथ्स बचा है सर्विस में, तो वो 3 मंथ्स के अंदर आपको जीपीएफ एडवांस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अभी आंसर मिल गया, आंसर इज बिट बी, विद इन लास्ट 3 मंथ्स ऑफ सर्विस। ओके, विद इन लास्ट 3 मंथ्स ऑफ सर्विस आपको जीपीएफ एडवांस नहीं मिलेगा। इसी रिलेटेड एक क्वेश्चन हम बोले थे कि जो जीपीएफ सब्सक्रिप्शन वो डिडक्ट नहीं होगा, ओके, लास्ट 3 मंथ्स ओके बिफोर सुपरएनुएशन, तो वैसा ही विद इन लास्ट 3 मंथ्स ऑफ सर्विस बिफोर रिटायरमेंट आपको जीपीएफ एडवांस नहीं दिया जाएगा। आंसर इज बिट बी, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 को चलेंगे। Which of the following is or are correct one, अगेन करेक्ट पूछा है स्टेटमेंट्स में, वो यहां पर दिया है when advance is granted before complete repayment of an earlier advance, आप अर्लियर एडवांस को रीपे नहीं किया है तो और एक एडवांस आपको ग्रांट हो गया, तो उसमें क्या होगा, द आउटस्टैंडिंग बैलेंस, आउटस्टैंडिंग मीन्स जो फास्ट जो आप एडवांस लिए थे उसमें कुछ बाकी है, ओके, फास्ट एडवांस कंप्लीट नहीं हुआ, सेकेंड एडवांस ग्रांट हुआ, तो जो फास्ट एडवांस में जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो उसको जो न्यू एडवांस में उसको ऐड कर दिया जाएगा। फास्ट एडवांस का जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है आपको जो सेकेंड एडवांस मिला उसमें ऐड कर दिया जाएगा और ऐड कंसोलिडेटेड कर दिया जाएगा और अगेन उसको इंस्टॉलमेंट फिक्स कर दिया जाएगा, रीफिक्स कर दिया जाएगा। जो कंसोलिडेटेड अमाउंट क्या होगा ना, जो फास्ट जो एडवांस आप लिया था उसमें कुछ आउटस्टैंडिंग अमाउंट बाकी है और अभी सेकेंड एडवांस आपको मिल गया, तो दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करने से वही है कंसोलिडेटेड अमाउंट, उसके लिए फिर एक नया रीफिक्स होगा कि कितना इंस्टॉलमेंट्स आप डिसाइड करेंगे, क्योंकि मिनिमम वही है 12 इंस्टॉलमेंट्स में रिकवरी होगा, अदरवाइज मैक्सिमम 60, अदरवाइज आप फिक्स करो कितना इंस्टॉलमेंट्स में
आप जीपीएफ एडवांस को पे करना चाहते हो, तो वो फिर रीफिक्स होगा। समझ में आ गया? तो ये भी हो सकता है फास्ट एडवांस आप पूरा पे नहीं किया है और आपको सेकेंड एडवांस ग्रांट हो गया, तो फर्स्ट एडवांस में जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो सेकेंड एडवांस का अमाउंट के साथ मिल जाएगा, उसको हम बोलेंगे कंसोलिडेटेड अमाउंट। फिर एक रीफिक्स हो जाएगा कि कितना इंस्टॉलमेंट्स में आपको रीपे करना है और आपको डिसाइड करना है, और उसके हिसाब से इंस्टॉलमेंट फिक्स हो जाएगा। ठीक है, ये तो करेक्ट है। नेक्स्ट वन, व्हेन कंसोलिडेशन इज डन, जिस मंथ में कंसोलिडेशन होगा उस मंथ में एज यूजुअल जो फास्ट एडवांस का जैसे रिकवरी हो रहा था, फास्ट एडवांस का जो इंस्टॉलमेंट है वो एज यूजुअल रिकवरी होगा। जो जिस मंथ में कंसोलिडेटेड हुआ, कंसोलिडेटेड मींस आपका जो फास्ट एडवांस में कुछ आउटस्टैंडिंग अमाउंट था प्लस आपको जो सेकेंड एडवांस जो अमाउंट मिला, तो जिस मंथ में कंसोलिडेटेड हो गया उसी मंथ में आपको एज यूजुअल मैनर जैसे फर्स्ट एडवांस केस में जैसे इंस्टॉलमेंट आपका रिकवरी हो रहा था वैसा ही रिकवरी होगा। ओके, और जो रीफिक्स हुआ, अभी जो कंसोलिडेटेड अमाउंट रीफिक्स हुआ वो नेक्स्ट मंथ से एक्चुअली वो इंस्टॉलमेंट शुरू होगा, राइट? तो व्हेन कंसोलिडेशन इज डन, रिकवरी एज पर फर्स्ट एडवांस विल बी डन इन द मंथ ऑफ कंसोलिडेशन। आपको याद रखना है एज यूजुअल मैनर जो फर्स्ट एडवांस में जो फिक्स हुआ था कि इंस्टॉलमेंट अमाउंट इतना है, तो वही इंस्टॉलमेंट अमाउंट कंसोलिडेशन पीरियड में आपको दे देना है, तो कंसोलिडेशन मंथ में दे देना है। कंसोलिडेशन क्या है मैं बताया, आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ फर्स्ट एडवांस प्लस अमाउंट ऑफ सेकेंड एडवांस, ये दोनों को मिला देंगे तो कंसोलिडेटेड हो गया। तो जिस मंथ में कंसोलिडेटेड होगा उस मंथ में आपको एज यूजुअल मैनर जो फर्स्ट एडवांस में जो इंस्टॉलमेंट देना है उसको देना होगा। ओके, मगर नेक्स्ट मंथ से क्या होगा, जो रीफिक्स, और एक रीफिक्स हुआ कि जो कंसोलिडेटेड अमाउंट को आप कितना इंस्टॉलमेंट्स में रीपे करोगे। ओके, वही रूल है, मिनिमम 12 इंस्टॉलमेंट्स और मैक्सिमम 60, मगर आपको फिक्स करना है कितना मंथ्स में आप सपोज आप 30 इंस्टॉलमेंट से रीपे करना चाहते हो तो वैसा ही उसको पर इंस्टॉलमेंट डिसाइड कर दिया जाएगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बोथ आर करेक्ट वन, आंसर इज बिट सी। समझ में आ गया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है कंसोलिडेशन अमाउंट के ऊपर है। अभी कुछ हम डाटा देखेंगे एडवांस के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट है। फास्ट इंपॉर्टेंट क्या है, जो एडवांस है जीपीएफ का वो रूल 12 में दिया है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन मिल गया आपको, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन एक मिल गया, रूल 12 जीपीएफ एडवांस। ठीक है, डिस्कशन किया गया है। नेक्स्ट वन, एडवांस कब मिलेगा? ओके, एक्चुअली इन व्हिच केस एडवांस बेसिकली ग्रांटेड बाय द हेड ऑफ द ऑफिस। ठीक है, फर्स्ट है इलनेस ऑफ सेल्फ, फैमिली मेंबर्स और डिपेंडेंट्स, चाहे आप खुद सफर इन डिजीज की फैमिली मेंबर्स और डिपेंडेंट्स। एजुकेशन नेक्स्ट आ गया, एजुकेशन ऑफ फैमिली मेंबर्स और डिपेंडेंट ऑफ द सब्सक्राइबर। एजुकेशन क्या होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर एजुकेशन, सभी तरीका का एजुकेशन, कवरिंग ऑल स्ट्रीम्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। थर्ड है ओब्लिगेटरी एक्सपेंसेस, जैसे बेट्रोथल है, मैरिज है, फ्यूनरल्स है, अदर सेरेमनीज केस में भी एडवांस मिलेगा। समझ में आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, और क्या क्या कौन सा केस में एडवांस मिलेगा? लीगल प्रोसीडिंग्स, आप कोई लीगल फाइट कर रहे हो और उसमें जो खर्च लगता है, जो कॉस्ट लगता है, वो भी आप एडवांस लेके वो कॉस्ट को मीट कर सकते हो। कॉस्ट ऑफ डिफेंस, जैसे आप अभी आपके ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रहा है, तो जब डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रहा है आपको एक डिफेंस असिस्टेंट को रिक्रूट करना है। ओके, जो आपका स्टेटमेंट को डिफेंड करेगा, तो उनको तो आपको पेमेंट करना है, तो उनको जो आप पेमेंट करोगे वो कॉस्ट को मीट करने के लिए हम जीपीएफ एडवांस ले सकते हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कोई भी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, जैसे चाहे एयर कंडीशनर हो कि चाहे रेफ्रिजरेटर हो, चाहे जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है, आप उसको खरीदने के लिए भी, कि आप कार खरीदना चाहते हो कि बाइक खरीदना चाहते हो, नहीं, तो इसके लिए भी आप जीपीएफ एडवांस ले सकते हो। पिलग्रिमेज एंड विजिटिंग प्लेसेस ऑफ एमिनेंस, दिस विल इंक्लूड एनी ट्रैवल एंड टूरिज्म, ये इस केस में भी जीपीएफ एडवांस ले सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 7 पर्पज को आप याद कर लीजिए, इस केस में एक्चुअली आपको जीपीएफ एडवांस मिलेगा। अमाउंट ऑफ एडवांस में इसके ऊपर एक क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूं। 12 मंथ्स पे क्या होगा, पे में बेसिक पे प्लस डीए दोनों इंक्लूड होगा, क्लियर? तो 12 मंथ्स पे ले जाइए, और जो आपका अकाउंट में जो क्रेडिट है, जो जीपीएफ अकाउंट में जितना अमाउंट क्रेडिट होकर है
उसका 3/4 अमाउंट 75% ऑफ द अमाउंट एट क्रेडिट। तो दोनों में जो लेस होगा, दोनों को कंपेयर कर दो, 12 मंथ्स पे और 75% ऑफ द अमाउंट एट क्रेडिट, तो दोनों में जो लेस होगा वो उतना एडवांस आपको मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अमाउंट ऑफ एडवांस को आपको याद कर लीजिए अच्छे से, इसके ऊपर क्वेश्चन मिल सकता है आपको। चलो नेक्स्ट पार्ट को चलेंगे। रिकवरी कैसे होगा, अभी मैं डिस्कशन कर चुका हूं। मिनिमम 12 इंस्टॉलमेंट्स, आप सपोज आप ओनली आप कोई इलेक्ट नहीं किया, इलेक्ट मीन्स इट मीन्स फर्स्ट यू इलेक्ट विद इन हाउ मेनी इंस्टॉलमेंट्स यू रीपे द जीपीएफ एडवांस। सपोज यू हैव नॉट एनी नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स यू हैव नॉट इलेक्टेड, तो मिनिमम हो जाएगा क्या 12 इंस्टॉलमेंट्स, मैक्सिमम कितना होगा 60 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स। आप इलेक्ट किया जैसे 40 इंस्टॉलमेंट्स की 30 है कि 35 है 40 है 45 है, आप डिसाइड कर लिया तो उसके हिसाब से इंस्टॉलमेंट फिक्स हो जाएगा। मगर आप इलेक्ट नहीं किया तो मिनिमम 12 होगा, मैक्सिमम 60 इंस्टॉलमेंट्स होगा, इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। और क्या है, आप लेस देन 12 मंथ एन एम्प्लॉय में ऑप्ट फॉर लेस देन 12 मंथ्स और मे रीपे मोर देन 1 इंस्टॉलमेंट इन ए मंथ। जैसे 12 इंस्टॉलमेंट्स ना, तो 12 मंथ्स, तो उस लेस देन 12 मंथ्स में भी आप पे कर सकते हो जीपीएफ एडवांस को। और कोई बेसिकली मंथ में आप मोर देन इंस्टॉलमेंट भी दे सकते हो, और मे रीपे मोर देन 1 इंस्टॉलमेंट इन ए मंथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जो स्टेटमेंट आ रहा है करेक्ट इनकरेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या है, आप दे सकते हो, जो मिनिमम है 12 इंस्टॉलमेंट्स है, आप इलेक्ट नहीं किया, मिनिमम 12 मैक्सिमम 60। मगर कभी कभी क्या है, लेस देन 12 मंथ्स में भी आप जीपीएफ एडवांस को पे कर सकते हो। और एक मजा बात है, एक मंथ में एक इंस्टॉलमेंट आप दे रहे हो, जैसे 12 इंस्टॉलमेंट्स 12 मंथ्स, 60 इंस्टॉलमेंट्स 5 ईयर्स नहीं की। तो इस केस में क्या है, आप 1 मंथ में मोर देन 1 इंस्टॉलमेंट दे सकते हो। ओके, पर्टिकुलर मंथ में आप 2 3 4 इंस्टॉलमेंट दे सकते हो। नेक्स्ट वन, रिकवरी जो होगा आपका, जो इंस्टॉलमेंट अमाउंट जो रिकवरी होगा, जिस मंथ में आप एडवांस लिया, सपोज फरवरी मंथ में आप एडवांस लिया, तो मार्च से आपका जो इंस्टॉलमेंट रिकवरी होगा वो मार्च से शुरू होगा, नेक्स्ट मंथ से शुरू होगा। नेक्स्ट मंथ हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ना, जिस मंथ में आप एडवांस लिया, तो वही है, रिकवरी विल कमेंस फ्रॉम द मंथ नेक्स्ट टू द मंथ इन विच द एडवांस वाज डन। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट पार्ट, अदर कंडीशंस देखेंगे, अच्छे से देख लीजिए, इसी रिलेटेड में क्वेश्चन आएगा। नॉर्मली सेकेंड एडवांस नहीं मिलता है नॉर्मली, अनटिल जब तक फर्स्ट एडवांस आप रीपे नहीं किए तब तक सेकेंड एडवांस आपको ग्रांट नहीं किया जाएगा। मगर स्पेशल केस में मिलेगा। आप फास्ट एडवांस, अभी कंसोलिडेशन के ऊपर में बताया, फास्ट जो एडवांस, पूरा फास्ट एडवांस आप रीपे नहीं किया, फास्ट एडवांस का कुछ आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, आपको सेकेंड एडवांस मिल गया, तो दोनों को हम मिला देते हैं, वो कंसोलिडेटेड हो गया। कंसोलिडेटेड होने के बाद वो फिर हम रीफिक्स करेंगे कि कितना इंस्टॉलमेंट्स में आप पे करोगे, और आप डिसाइड करने के बाद फिर मंथली इंस्टॉलमेंट को रीफिक्स किया जाएगा। और जिस मंथ में कंसोलिडेशन होगा, नेक्स्ट मंथ से एक्चुअली वो कंसोलिडेटेड फंड के लिए जो रीफिक्स हुआ इंस्टॉलमेंट वो रिकवरी होगा। और जिस मंथ में कंसोलिडेशन हुआ उस मंथ में एज यूजुअल मैनर वो फर्स्ट एडवांस केस में जैसे आपका इंस्टॉलमेंट रिकवरी हो रहा था उस वैसा ही रिकवरी होगा। मगर नेक्स्ट मंथ से जो रीफिक्स हुआ जो इंस्टॉलमेंट अमाउंट वो रिकवरी होगा। नो एडवांस, इसको भी डिस्कस कर चुके हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन, नो एडवांस शैल बी ग्रांटेड विद इन लास्ट 3 मंथ्स, अंडरलाइन कर दिया, ऑफ सर्विस बिफोर रिटायरमेंट। रिटायरमेंट जो है विद इन लास्ट 3 मंथ्स ऑफ रिटायरमेंट, विद इन लास्ट 3 मंथ्स ऑफ सर्विस आपको जीपीएफ एडवांस नहीं मिलेगा। इसके ऊपर एक क्वेश्चन हम कर चुके, डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर? एवरी पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। नाउ क्वेश्चन इज कमिंग, स्टेटमेंट्स गिवन करेक्ट इनकरेक्ट आपको डिटेक्ट करना है, तो आपको पूरा कमांडिंग होना चाहिए कॉन्सेप्ट के ऊपर। नाउ बेसिकली सीबीएसई फोकस ऑन कॉन्सेप्ट, राइट? नेक्स्ट वन, बेसिकली द एडवांस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवांस में बी सैंक्शनड बाय द हेड ऑफ द ऑफिस। अबव केस में जैसे इलनेस है, कि एजुकेशन है, कि बेट्रोथल, मैरिज, फ्यूनरल है, कि कॉस्ट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, की कॉस्ट ऑफ डिफेंस, वो मैं बताया वहां पर कि किस पर्पज में आपको एडवांस मिलेगा। सपोज यहां पर क्या है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कब उसको सैंक्शन करेगा, जो अबव में जो हम पर्पज अभी हम देखा कि इस पर्पज में आपको एडवांस मिलेगा, वो ऐसा एक पर्पज है जो इसमें इंक्लूड नहीं है। जो अबव केस में
जो अफॉर्मेंशन केस में हम जो पर्पज देखा उसमें एक पर्पज नहीं है, मगर आप जीपीएफ एडवांस लेना चाहते हो, वहां पर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का आपको परमिशन लेना है और वहां पर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट उसको सैंक्शन करेगा। मगर नॉर्मल केस में जो पर्पजेस आगे में हम डिस्कस किया तो हेड ऑफ ऑफिस उसको सैंक्शन करेगा, और ऐसा एक पर्टिकुलर पर्पज है जो अबोव केस में वो नहीं है, तब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट उसको सैंक्शन करेगा। ठीक है, इज कॉम्पिटेंट टू सैंक्शन एन एडवांस फ्रॉम द फंड और फॉर रीजंस नॉट कवर्ड अबोव। जो 7 केसेस दिया वहां पर देख लीजिए। अब आपको एडवांस जब आप अप्लाई किया तो बेसिकली 15 डेज के अंदर आपको एडवांस मिल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 डेज के अंदर जिस डेट में आप अप्लाई किया एडवांस के लिए तो उससे आप 15 डेज के अंदर आपको एडवांस मिल जाएगा। और इमरजेंसी केस में 7 डेज के अंदर मिलेगा। इमरजेंसी मीन्स इलनेस, इमरजेंसी मीन्स इलनेस। तो इस केस में जो जिस डेट में अप्लाई किया 7 डेज के अंदर आपको एडवांस मिल जाएगा। तो नॉर्मली 15 डेज के अंदर और इलनेस केस में, इमरजेंसी केस में 7 डेज के अंदर। हो गया क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, राइट। चलो, एडवांस लेने के लिए कोई डॉक्यूमेंटरी प्रूफ नहीं चाहिए, ओनली आपको सिंपली एक एप्लीकेशन में लिख देना है कि इस पर्पज के लिए मुझे एडवांस चाहिए। ऐसा कुछ डॉक्यूमेंटरी प्रूफ नहीं चाहिए, आपको सिंपली एक एप्लीकेशन देना है। ठीक है, ए सिंपल डिक्लेरेशन बाय द सब्सक्राइबर एक्सप्लेनिंग द रीजंस फॉर एडवांस वुड बी सफिशिएंट। तो आपको एक एक्सप्लेनेशन दे देना है और रीजन मेंशन कर देना है, वहां पर कोई डॉक्यूमेंटरी एविडेंस जरूरत नहीं है। ठीक है, और कंसोलिडेटेड के ऊपर अभी एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, वही दोनों पॉइंट से। जैसे फर्स्ट एडवांस, आप कुछ आउटस्टैंडिंग अमाउंट है फर्स्ट एडवांस का, आप फर्स्ट एडवांस पूरा रीपे नहीं किया, उसका कुछ आउटस्टैंडिंग एडवांस है, सेकेंड एडवांस ले लिया, तो दोनों को हम मिला देंगे। दोनों जब मिल जाएगा वही होगा कंसोलिडेशन, और अगेन रीफिक्स होगा। आप कितना इंस्टॉलमेंट्स में पे करना चाहते हो डिसाइड करने के बाद पर इंस्टॉलमेंट फिर रीफिक्स होगा। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस मंथ में कंसोलिडेशन होगा, जिस मंथ में कंसोलिडेशन होगा उस मंथ में कैसे इंस्टॉलमेंट रिकवरी होगा ना, एज यूजुअल मैनर जैसे फर्स्ट एडवांस में रिकवरी हो रहा था वैसा ही रिकवरी होगा। ओके, जो कंसोलिडेशन मंथ में जो डिसाइड हुआ कि आपको सपोज 40 इंस्टॉलमेंट्स में आपको रीपे करना है और पर इंस्टॉलमेंट एक्चुअली रीफिक्स हुआ, तो वो एक्चुअली नेक्स्ट मंथ से वो रीफिक्स अमाउंट वो इंस्टॉलमेंट के आकार में वो डिडक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, ये जो रिकवरी केस में और एक बार यहां पर देख लीजिए, ये जो रिकवरी है रूल 13 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवांस था रूल 12, और जो जीपीएफ जो रिकवरी होता है, रिकवरी ऑफ जीपीएफ एडवांस, वो रूल 13 है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, रिकवरी ऑफ जीपीएफ एडवांस रूल 13 है, और एडवांस के ऊपर जो कंडीशन है वो रूल 12 है। क्लियर। चलो नेक्स्ट पार्ट को चलेंगे, यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 को चलेंगे। Which of the following situations are eligible for stoppage of recovery? For stoppage of recovery of advance of GPF, जो stoppage of recovery of advance of GPF taken by a subscriber. ओके, जो आप एडवांस लिया है, जीपीएफ एडवांस लिया है, उसका रिकवरी नहीं होगा, उसका रिकवरी को स्टॉप कर दिया जाएगा। किस कंडीशन में? जब आपको सब्सिस्टेंस अलाउंस मिलेगा। सब्सिस्टेंस अलाउंस कब मिलेगा? जब आपको सस्पेंड कर दिया गया। ओके, आपको सस्पेंड कर दिया गया और डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट हो गया, तो आपको सब्सिस्टेंस अलाउंस मिलेगा। बेसिकली बेसिक पे प्लस डीए का 50% मिलेगा। तो उस केस में आपका जो जीपीएफ जो एडवांस है उसका जो रिकवरी है उसको स्टॉप कर दिया जाएगा, राइट। तो आप ओपिनियन दे सकते हो, आप ऑप्शन दे सकते हो, आपके लिए ऑप्शन है कि मेरा जीपीएफ जो एडवांस में लिया था उसको स्टॉप करे। आपको ऑप्शन देना है यहां पर, जो है यहां पर आपको ऑप्शन देना है। आपका जीपीएफ एडवांस जो रिकवरी होगा, जो जीपीएफ एडवांस का जो इंस्टॉलमेंट में आप रीपे कर रहे हो वो डेबिट होगा कि नहीं, वो डिडक्ट होगा कि नहीं। तो आपको ऑप्शन देना है, नहीं अभी मुझे सब्सिस्टेंस अलाउंस मिल रहा है और अभी उसको जो इंस्टॉलमेंट को बंद कर दिया जाए, वो उसको रिकवरी ना किया जाए। ठीक है। सेकेंड वन कि जैसे आप व्हेन द सब्सक्राइबर इज ऑन लीव फॉर 10 डेज ऑन एचपीएल, आप एचपीएल मिनिमम सपोज 10 डेज ले लिए और 10 डेज से ज्यादा ले लिए, तो उस केस में आपके लिए ऑप्शन है, आप ऑप्शन दे सकते हो कि मेरे इस मंथ में मेरा जो एचपीएल है वो 10 डेज और 10 डेज से ज्यादा हो गया, तो इस मंथ में बेसिकली मेरा जीपीएफ सब्सक्रिप्शन उसको डिडक्ट ना किया जाए। और लीव विदाउट पे, जैसे आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव
ले लिया, उसमें तो लीव सैलरी नहीं मिलेगा, तो उस केस में भी आप ऑप्शन दे सकते हो कि मेरा जीपीएफ सब्सक्रिप्शन डिडक्ट नहीं होगा, और इस केस में ऑप्शन होगा। ठीक है, आपको ऑप्शन देना है, आपको इंटीमेट करना है ऑफिस को। नेक्स्ट वन, कभी कभी ऐसे नॉर्मल केस में आप रिटन रिक्वेस्ट भी कर सकते हो। आपका ऑफिस को आप रिटन रिक्वेस्ट करोगे, हेड ऑफ द ऑफिस को आप रिटन रिक्वेस्ट करोगे कि इस मंथ में मेरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल स्कार्सिटी है, तो मेरा जो जीपीएफ सब्सक्रिप्शन है ओके उसको डिडक्ट ना किया जाए मेरा सैलरी में, नॉर्मल केस में, तो वो भी हो सकता है। तीनों करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव आंसर इज बीट डी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, कब आपका जीपीएफ एडवांस का रिकवरी को स्टॉप कर दिया जाएगा, समझ में आ गया। चलो अभी मिसयूज के बारे में देखेंगे। सपोज आप जीपीएफ एडवांस ले लिया, मिसयूज, फर्स्ट मिसयूज केस में रूल 14 आ गया, रूल 12 हो गया एडवांस, 13 हो गया रिकवरी ऑफ जीपीएफ एडवांस, 14 हो गया मिसयूज केस में। ओके, तो रॉन्गफुल यूज जिसको बोलते हैं, रॉन्गफुल यूज, आप एडवांस ले लिया, उसको रॉन्ग, आप एक सर्टन पर्पज के लिए लिया मगर अलग तरीके से उसको खर्च किया आप, तो मिसयूज किया ना, तो उस केस में क्या होगा, इफ द सैंक्शनिंग अथॉरिटी हैज ए रीजन, सपोज सैंक्शनिंग अथॉरिटी वो डाउट किया कि आप जिस पर्पज के लिए एडवांस लिए थे उस पर्पज के लिए एक्चुअली आप खर्च नहीं किया जो जीपीएफ एडवांस को, सपोज वो डाउट होगा, तो आपको एक्सप्लेनेशन 15 डेज के अंदर देना है। ठीक है, तो सैंक्शनिंग अथॉरिटी आपसे एक्सप्लेनेशन मांगेगा, सैंक्शनिंग अथॉरिटी एक्चुअली कॉल एक्सप्लेनेशन, सो व्हेन यू रिसीव द इट मींस नोटिस विदिन 15 डेज यू मस्ट गिव द एक्सप्लेनेशन, एंड एक्सप्लेनेशन क्या होगा ना, सैंक्शनिंग अथॉरिटी डाउट किया कि आप जो जीपीएफ एडवांस को गलत तरीके से उसको यूज किया। ठीक है, यदि आपका एक्सप्लेनेशन में संतुष्टि नहीं रहा सैंक्शनिंग अथॉरिटी, आप एक्सप्लेनेशन दे दिया, एक्सप्लेनेशन में आपको डिफेंड किया, नहीं नहीं मैं जिस पर्पज के लिए जीपीएफ एडवांस लिया था उसके लिए मैं खर्च किया, मगर सैंक्शनिंग अथॉरिटी उसको एक्सेप्ट नहीं किया, जब आपसे एक्सेप्ट नहीं करेगा तो आपको वो बोलेगा कि जो एडवांस लिया है उसको रीपे कर दो इमीडिएटली। ओके, आपका एक्सप्लेनेशन को सैंक्शनिंग अथॉरिटी एक्सेप्ट नहीं किया तो तब आपको बोल दिया कि आप जो एडवांस लिया था उसको इमीडिएटली आप रीपे कर दो। आप रीपे नहीं किया तब वो क्या करेगा, जो आपका एमोलुमेंट्स है बेसिक पे प्लस जो आपको एमोलुमेंट्स मिल रहा है उसका 50% वो हिसाब से वो रिकवरी कर लेगा। ओके, शैल बी रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉइज एमोलुमेंट्स बेसिक पे प्लस डीए अप टू 50% ऑफ हिज एमोलुमेंट्स। समझ में आया, जो जो आपको मिल रहा है एमोलुमेंट्स, जैसे बेसिक पे डीए की ट्रैवलिंग अलाउंस जो भी मिल रहा है, जो एमोलुमेंट्स बनता है उसका 50% वो क्या करेगा, डिडक्ट करके आपका जो एडवांस अमाउंट को रिकवरी कर लेगा, मगर 50% से ज़्यादा नहीं, जो एमोलुमेंट्स का 50% से ज़्यादा नहीं। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल 14 में दिया गया है। चलो यहाँ पर देखेंगे कि विथड्रॉल केस में, तो व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी विथड्रॉन बाय ए सब्सक्राइबर। अभी हम आगे में विथड्रॉन के बारे में देखेंगे, ये एडवांस तो चला गया। बेसिकली जो विथड्रॉन होता है वो आपका जितना अमाउंट अभी क्रेडिट है, तो आपका जीपीएफ अकाउंट में जितना अमाउंट है उसका 90%, मैक्सिमम 90% आप विथड्रॉन कर सकते हो। ठीक है, मैक्सिमम कितना, 90%, तो यहां पर आंसर बीट डी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9, राइट। तो चलो यहां पर विथड्रॉल केस में देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 4 केस हम बताएंगे, अभी फर्स्ट 4 केस बताएंगे। 4 केस में आपका सर्विस 10 ईयर्स कंप्लीट होना चाहिए। ये जो 4 केस है ये पूरा उसके साथ लिंक है, ये 4 केस में आपका पूरा सर्विस 10 ईयर्स कंप्लीट होना चाहिए। ओके, और ये 4 केस जो है उसमें ओनली इलनेस में आपको 90% जो आपका क्रेडिट है, जो आपका जीपीएफ अकाउंट में जितना अमाउंट क्रेडिट है उसका 90% आप विथड्रॉन कर सकते हो, ओनली इलनेस कंडीशन में, अदर कंडीशन में। मगर यहाँ पर 4 केस हम डिस्कस करेंगे। ओके, ओनली इलनेस कंडीशन में आप जो अमाउंट क्रेडिट है उसका 90% आप विथड्रॉन कर सकते हो। ओके, और ये जो 4 केस अभी हम डिस्कशन करेंगे, आपका सर्विस कितना कंप्लीट होना चाहिए, 10 ईयर्स कंप्लीट होना चाहिए। क्या क्या है, एक है इलनेस, चाहे इलनेस ऑफ द एम्प्लॉई और फैमिली मेंबर और एनी डिपेंडेंट मेंबर, हो गया। और इसी केस में आपका सर्विस 10 ईयर्स कंप्लीट होना चाहिए। कितना होना चाहिए सर्विस, 10 ईयर्स कंप्लीट होना चाहिए, और जितना अमाउंट क्रेडिट है उसका 90% आप विथड्रॉन कर सकते हो। ठीक है, यही ओनली है जो 4 केस में। सेकंड केस में एजुकेशन आ गया, प्राइमरी सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन अभी मैं बताया था, उसके लिए भी आप विथड्रॉन कर सकते हो। और मगर इसमें जो विथड्रॉन करोगे वही आपका सर्विस कितना कंप्लीट होना चाहिए, 10 ईयर्स, यू मस्ट कंप्लीट 10 ईयर्स सर्विस।
तब आप इस केस में विथड्रॉन कर सकते हो एजुकेशन में, मगर यहां पर आपको 90% आप विथड्रॉन नहीं कर सकते। ओके, 90% आप विथड्रॉन नहीं कर सकते। यहां पर जो विथड्रॉ कर सकते हो यहां पर दे दिया है, विथड्रॉल अप टू 12, वही है यहां पर जो आप विथड्रॉन करोगे ना 12 मंथ्स पे, ओके, और 75% ऑफ द क्रेडिट अमाउंट जो कम होगा वो विथड्रॉ होगा। ओके, ओनली इलनेस में बताया, इलनेस कंडीशन में 4 केस है। 4 केस मीन्स इसमें याद रखना है आपका पूरा सर्विस कितना कंप्लीट होना चाहिए, 10 ईयर्स। इलनेस के अलावा चाहे एजुकेशन में 12 मंथ्स पे और 75% ऑफ द अमाउंट ऑफ क्रेडिट, जो लेस होगा उसी अमाउंट को आप विथड्रॉ कर सकते हो। थर्ड केस वही मैं बताया कि ओब्लिगेटरी एक्सपेंसेस, इसमें भी आपका सर्विस कितना कंप्लीट होना चाहिए, 10 ईयर्स। कंप्लीशन ऑफ 10 ईयर सर्विस, कंप्लीशन ऑफ 10 ईयर सर्विस के बाद, जैसे बेट्रोथल है, मैरिज है, फ्यूनरल है, अदर सेरेमनीज है, और यहाँ पर विथड्रॉन अमाउंट क्या होगा ना, वही अप टू 12 मंथ्स पे और 3/4 द अमाउंट स्टैंडिंग एट क्रेडिट, जो भी लेस होगा। फोर्थ केस में वही है परचेज ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, आप कोई कार खरीदना चाहते हो, बाइक खरीदना चाहते हो, ओके, उस केस में भी आप विथड्रॉन कर सकते हो, मगर ये कब कर सकते हो, कंडीशन वही आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 10 ईयर्स सर्विस। और यहां पर कितना अमाउंट आप विथड्रॉन करोगे, वही 12 मंथ्स पे और 75% ऑफ द अमाउंट स्टैंडिंग एट क्रेडिट, और दोनों में कंपेयर करके व्हिच एवर इज लेस। तो ये जो 4 केस बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, और 4 केस में आप डेफिनेटली द कंसर्न एम्प्लॉय मस्ट कंप्लीट 10 ईयर सर्विस, आपको 10 ईयर सर्विस कंप्लीट करना है, उसके बाद आप इस 4 केस में आप विथड्रॉन कर सकते हो। और ये 4 केस में ओनली इलनेस कंडीशन में जो अमाउंट क्रेडिट है उसका 90% आप विथड्रॉन कर सकते हो, और अदर तीनों केस में चाहे एजुकेशन हो, चाहे ओब्लिगेटरी एक्सपेंसेस हो, चाहे परचेज ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो, इस केस में क्या होगा ना 12 मंथ्स पे और 75% ऑफ द अमाउंट एट क्रेडिट, जो लेस होगा व्हिच एवर इज लेस। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट केस में देखेंगे, जो फिफ्थ से जो बिल्डिंग रिलेटेड आएगा, हाउस बिल्डिंग रिलेटेड आएगा, उसमें कोई सर्विस नहीं है, सर्विस कंडीशन जैसे कोई जरूरत नहीं है कि आप 10 ईयर सर्विस कंप्लीट करोगे तो यहां पर विथड्रॉन अमाउंट कर सकते हो। तो यहां पर कोई एनी टाइम ड्यूरिंग द सर्विस, ये बता दिया 5 to 10, ये जो सीरियल नंबर है ना 5 to 10, ये सब हाउस रिलेटेड है। किस रिलेटेड है? हाउस रिलेटेड है। इस केस में कोई लेंथ ऑफ द सर्विस आप कंप्लीट करने के बाद विथड्रॉन कर सकते हो, ये नहीं है, एट एनी टाइम ड्यूरिंग सर्विस। और यहां पर मजा बात है, कितना अमाउंट विथड्रॉन होगा, 90% ऑफ द अमाउंट, ये 5 to 10 सभी हाउस रिलेटेड है। तो आपको एनी टाइम ड्यूरिंग सर्विस, और आप जो विथड्रॉन करोगे, जो आपका जीपीएफ अकाउंट से जो अमाउंट क्रेडिट है उसका 90% आप विथड्रॉ कर सकते हो, ये सभी हाउस रिलेटेड है 5 to 10। हाउसिंग इंक्लूडिंग एक्वायरिंग ए सुइटेबल हाउस और रेडी बिल्ट फ्लैट, आप एक हाउस एक्वायर करना चाहते हो, कि एक रेडीमेड फ्लैट आप परचेज करना चाहते हो, कि आपका हाउसिंग लोन है, होम लोन है, आप उसका जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसको रीपे करना चाहते हो, ठीक है, एनी टाइम ड्यूरिंग सर्विस आप जीपीएफ से विथड्रॉन करके आप ये कर सकते हो, और वहां पर विथड्रॉन अमाउंट कितना होगा, 90% ऑफ द अमाउंट एट क्रेडिट। परचेज ऑफ हाउस साइट, कोई आप परचेज ऑफ हाउस साइट फॉर बिल्डिंग, कोई हाउस एक लैंड खरीद रहे हो और वहां पर आप घर बनाओगे, इस केस में भी होगा, ठीक है। और देखेंगे कि आप हाउस कंस्ट्रक्ट किया, ठीक है, उस केस में होगा कि आप एडिशन किया, सपोज आपका घर है उसमें कुछ आप ऐड कर दिया, उसको और एक्सपांड कर दिया, उस केस में होगा, ठीक है, और रिनोवेशन केस में होगा। तो ये सभी 5 to 10 केस हाउस रिलेटेड है, और यहां पर कोई लेंथ ऑफ सर्विस कंप्लीट करना जरूरत नहीं, एनी टाइम ड्यूरिंग सर्विस। जैसे फर्स्ट 4 केस था, इलनेस था, एजुकेशन था, ओब्लिगेटरी एक्सपेंसेस था, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स था, इस केस में आपको आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 10 ईयर सर्विस देन यू आर एलिजिबल टू विथड्रॉन फ्रॉम द जीपीएफ अमाउंट, और यहां पर कोई लेंथ ऑफ सर्विस नहीं है, एनी टाइम ड्यूरिंग सर्विस, और ये हाउस रिलेटेड है, और यहां पर जो एडवांस मिलेगा 90% ऑफ द अमाउंट एट क्रेडिट। मगर फर्स्ट 4 में ओनली इलनेस केस में 90% ऑफ द अमाउंट एट क्रेडिट आपको क्या है, आप विथड्रॉन कर सकते हो। अदर 3 केस में चाहे एजुकेशन है, कि ओब्लिगेटरी सेरेमनीज है, कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स केस में है, आपको वही है 12 मंथ्स पे और 75% ऑफ द अमाउंट एट क्रेडिट व्हिच एवर इज लेस। हो गया। तो अभी कुछ इंस्ट्रक्शंस देखेंगे, ये दिया है अभी एक बढ़िया चीज है, जैसे आप जीपीएफ जो आपका अकाउंट से आप विथड्रॉन किया,
विथ रन करके आप एक क्या किया, सपोज इट इज ऑल्सो डिसाइडेड डू अवे विथ द प्रेजेंट इंस्ट्रक्शंस विच ले डाउन दैट subsequent to the sale of the house for which GPF withdrawal has been availed the amount withdrawn has to be deposited back। ये देखिए आप क्या किया था, GPF अकाउंट से आप विथड्रॉन किए थे मनी, और उसमें एक घर खरीदने के लिए आप किए थे, ओके, हाउस परचेज करने के लिए किए थे, ओके, हाउस परचेज करके उसको बेच दिया। पहले क्या था, आप GPF से विथड्रॉन किया, एक घर खरीदा, एक घर को बेच दिया, जब घर को बेच दोगे तब आपको जो भी विथड्रॉन किया था आपको डिपॉजिट बैक कर देना है, रिटर्न कर देना है, क्योंकि किस पर्पज के लिए आप लिए थे, घर खरीदने के लिए, और घर खरीदा उसको बेच दिया, तो आपको जो जितना विथड्रॉन अमाउंट, जो भी विथड्रॉल अमाउंट हुआ था आपको रिटर्न करना है। मगर अभी उसको डू अवे विथ मीन्स इसको अबोलिश कर दिया गया, अभी ये फ्री है, आप GPF अकाउंट से विथड्रॉन कर सकते हो। आप घर खरीद लिया, उसको बेच दिया, और इस केस में आपको जो अमाउंट आप विथड्रॉन किए थे उसको आपको रिटर्न बैक करने का जरूरत नहीं है, पहले था अभी अबोलिश हो गया। और इसमें क्या है, हाउस बिल्डिंग एडवांस मिलता है। ये जो हाउस बिल्डिंग एडवांस के साथ GPF विथड्रॉल का कोई लिंक नहीं है, याद रखिए। आप ये बताएंगे कि हाउस बिल्डिंग एडवांस आप ले रहे हो तो आप GPF अकाउंट से विथड्रॉल नहीं कर सकते, तो ये दोनों का कोई लिंक नहीं है, ओके। हाउस बिल्डिंग एडवांस मिलेगा और GPF अकाउंट से आप विथड्रॉल कर सकते हो, दोनों में कोई लिंक नहीं है, इसको थोड़ा याद कीजिए। और थोड़ा 11, 12, 13 में ये सब मोटर कार जो आ गया, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, बेसिकली आप मोटर कार खरीदना चाहते हो, बाइक खरीदना चाहते हो, ये 11, 12, 13 अगेन आपका सर्विस कितना होना चाहिए, 10 ईयर्स कंप्लीट होना चाहिए, आपका सर्विस 10 ईयर्स कंप्लीट होना चाहिए। ये सब आ जाएगा, क्या है, जो कार है कि बाइक है कि उसका रिनोवेशन रिपेयर है, ये सब आ जाएगा। और इस केस में आफ्टर कंप्लीशन 10 ईयर सर्विस और परचेज ऑफ मोटर कार की मोटरसाइकिल की स्कूटर, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, विथड्रॉल कर सकते हो GPF अकाउंट से। कि आप कोई रिपेयर करना चाहते हो, कि ओवरऑलिंग ऑफ मोटर कार, कि मेकिंग डिपॉजिट टू बुक करना चाहते हो मोटर कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर, मोपेड एटसेट्रा, तो ये तीनों केस में आपका जो GPF विथड्रॉल होगा, मगर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 10 ईयर सर्विस। और यहाँ पर जो कंडीशन है, तो कैसे आप मनी विथड्रॉल करोगे GPF अकाउंट से, ना वही है 75% अमाउंट एट क्रेडिट, जो जितना क्रेडिट है आपका अकाउंट में उसका 75% और कॉस्ट ऑफ द व्हीकल जो लेस होगा, दोनों को कंपेयर कर दो। एक कर दो 75% ऑफ द अमाउंट एट क्रेडिट जो आपका अकाउंट में है उसका 75% ले जाओ, और जो व्हीकल को खरीदना चाहते हो उसका कॉस्ट, जो दोनों को कंपेयर करके जो लेस होगा वही अमाउंट आप विथड्रॉल कर सकते हो। और ये जो 11, 12, 13 है, इट इज रिलेटेड टू द बेसिकली परचेजिंग ऑफ कार, ओके, बाइक। समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंडीशन पूरा बता दिया आपको। चलो नेक्स्ट को चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है और कुछ डिस्कशन हम करेंगे आगे में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट पूछा है। इन केस ऑफ GPF withdrawal up to 90% of balance without assigning any reasons is allowed for government servants who are due for retirement on superannuation within 2 years। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है। जिस आदमी विदिन 2 ईयर्स में सुपरएनुएशन रिटायरमेंट जिसका होगा, तो वो बिना रीजन से 90% जो जितना GPF अकाउंट में अमाउंट क्रेडिट है उसका 90% वो विथड्रॉल कर सकता है। ऐसा कोई रीजन उसको देना जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू गिव द रीजन, ओके, विदिन 2 ईयर्स ऑफ रिटायरमेंट, ओके, एंड एलिजिबल फॉर 90% ऑफ द अमाउंट एट क्रेडिट कैन बी विथड्रॉन बाय द कंसर्न एम्प्लॉय। मगर कंडीशन क्या है, विदिन 2 ईयर्स, ओके, ही मस्ट हैव सुपरएनुएशन रिटायरमेंट। 2 साल के अंदर आपका सपोज आपका सुपरएनुएशन रिटायरमेंट होगा, तो इस केस में बिना रीजन से आप आपका विथड्रॉल जो GPF अकाउंट से 90% विथड्रॉल कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्ट भी है, इसमें क्वेश्चन ट्विस्ट होकर आ सकता है। और कभी भी आप विथड्रॉल करोगे तो HOD का परमिशन चाहिए, याद रखिए, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का परमिशन चाहिए। जैसे एडवांस केस में क्या था, हेड ऑफ द ऑफिस था, मगर जो ऐसा कुछ पर्पज था जो पर्पज नहीं था, सपोज एक पर्टिकुलर पर्पज था, इसी पर्पज के लिए आप एडवांस लोगे, मगर वो पर्पज नहीं था, उस केस में HOD सैंक्शन कर रहा था। मगर यहाँ पर जब GPF आप अकाउंट से आप विथड्रॉल करोगे तब अब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, तो वो सैंक्शन करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बोथ आर करेक्ट वन, 10C, राइट।
तो इसको याद रखना है, विथड्रॉल केस में कौन सैंक्शन करेगा? हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। मगर एडवांस केस में नॉर्मली हेड ऑफ द ऑफिस करेगा। मगर आपका कोई ऐसा एक्सेप्शनल पर्पज है जो नहीं है वहां पर, तब आपका एचओडी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वहां पर सैंक्शन करेगा। अभी और कुछ कंडीशंस को देखेंगे। देखिए, विथड्रॉल अप टू 90% ऑफ बैलेंस, ये अभी बता दिया कि आप 2 ईयर्स के अंदर आप सुपरएनुएशन रिटायरमेंट हो रहा है तो बिना रीजन से आप 90% आपका जो अमाउंट एट क्रेडिट है जीपीएफ अकाउंट में, अमाउंट एट क्रेडिट, उसका 90% आप विथड्रॉ कर सकते हो। और यहां पर और मजा बात है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। जब भी आप जीपीएफ अकाउंट से विथड्रॉल करोगे तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, उनका सैंक्शन जरूरी है। और कोई डॉक्यूमेंटरी प्रूफ नहीं है, डॉक्यूमेंटरी प्रूफ देना जरूरत नहीं है, ओनली आप एक्सप्लेनेशन में मेंशन कर दो कि इस रीजन की वजह से मैं विथड्रॉ करना चाहता हूं। ठीक है, कोई डॉक्यूमेंटरी नहीं है, मगर किसका सैंक्शन चाहिए? हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का। चलो ठीक है, आगे में चलेंगे। कंडीशंस ऑफ विथड्रॉल, इट हैज बीन डिसाइडेड टू प्रिस्क्राइब ए मैक्सिमम टाइम लिमिट ऑफ। अच्छा, जब आप विथड्रॉल करोगे, आप आज नोटिस दे दिया, विथड्रॉल के लिए नोटिस दे दिया, तो नॉर्मली 15 डेज के अंदर आपका सैंक्शन हो जाएगा। कौन सैंक्शन करेगा? एचओडी सैंक्शन करेगा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सैंक्शन करेगा। कितना दिन के अंदर? नॉर्मली 15 डेज। मगर इमरजेंसी आ जाएगा, सपोज कोई इलनेस आ गया, आपको जरूरत है कि, और कोई भी इमरजेंसी केस में लाइक इलनेस दिया है, तो 7 डेज के अंदर। वैसा जो एडवांस केस में था यहाँ पर वही है। तो नॉर्मली जब आप विथड्रॉल के लिए नोटिस दोगे, नॉर्मली 15 डेज के अंदर वो सैंक्शन हो जाएगा, और इमरजेंसी केस में 7 डेज के अंदर सैंक्शन होगा। और ओनली 1 विथड्रॉल कैन बी अलाउड फॉर द सेम पर्पज। गोटे सेम पर्पज, गोटे पर्टिकुलर पर्पज है, पर्टिकुलर पर्पज के लिए 1 विथड्रॉल होगा कि। और बेट्रोथल एंड मैरिज, ये दोनों अलग है, अलग अलग पर्पज है। आप ये मत समझो कि बेट्रोथल और मैरिज दोनों सेम है, दोनों अलग है। तो दोनों केस में जो मैं बताया, पर्टिकुलर पर्पज के लिए आप विथड्रॉल कर सकते हो। यहाँ पर बेट्रोथल एंड मैरिज अलग अलग प्रपोजल हो गया, अलग अलग प्रपोजल है, तो उसके लिए अलग अलग आपको आप विथड्रॉल कर सकते हो। और एक है बोथ एडवांस एंड विथड्रॉल शुड नॉट बी सैंक्शन्ड फॉर वन। तो सेम पर्पज के लिए आप एडवांस ले लिया, आप बोलेंगे मैं भी जीपीएफ अकाउंट से विथड्रॉ कर सकता हूं, तो दोनों नहीं मिलेगा। इधर आप एडवांस लो और विथड्रॉल करो, दोनों आप नहीं ले सकते, दोनों सैंक्शन नहीं होगा। मगर एक पर्टिकुलर पर्पज के लिए, सेम पर्पज के लिए, आप याद रखो, सेम पर्पज के लिए बोथ एडवांस एंड जो विथड्रॉल है वो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। इधर आप एडवांस लो और विथड्रॉल करो, सेम पर्पज के लिए। ठीक है, ये कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है विथड्रॉल फॉर द पर्पज ऑफ हायर एजुकेशन। जो हायर एजुकेशन के लिए जो आप विथड्रॉल करोगे, एनुअली करोगे, और वहां पर एडवांस केस में 6 मंथ्स में, जब एजुकेशन के लिए एवरी 6 मंथ में आप एडवांस ले सकते हो, ओके, एजुकेशन केस में। मगर यहां पर जो हायर एजुकेशन के लिए एनुअली आप आपका जीपीएफ अकाउंट से विथड्रॉल कर सकते हो, और आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट उसको सैंक्शन कर देते हैं। अच्छा, ये एक हाउस के ऊपर है। नॉर्मली विथड्रॉल फॉर मोर देन 1 हाउस इज नॉट परमिसेबल। एक हाउस से ज्यादा एक्चुअली आप जीपीएफ अकाउंट से विथड्रॉल करके एक से ज्यादा हाउस, ठीक है, एक से ज्यादा हाउस के लिए परमिशन नहीं होगा। मगर कभी कभी होगा, जिस हाउएवर विथड्रॉल फॉर बिल्डिंग एक्वायरिंग कंस्ट्रक्टिंग ए हाउस और फ्लैट एट द एम्प्लॉइज प्लेस ऑफ ड्यूटी। सपोज आपका जो प्लेस ऑफ ड्यूटी है, वहां पर आप एक घर खरीदना चाहते हो, कि एक लैंड एक्वायर करना चाहते हो जिसमें आप बिल्डिंग बनाओगे, कि आप चाहे एक लैंड है आपका ड्यूटी प्लेस में, वहां पर आप बिल्डिंग बनाना चाहते हो, तो इस केस में परमिसिबल होगा, क्योंकि आपका एक एंसेस्ट्रल हाउस है। मगर आपका ड्यूटी हाउस में जो ड्यूटी प्लेस है, वहां पर एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, बिल्डिंग खरीद सकते हो, लैंड खरीद सकते हो बिल्डिंग के लिए। इस केस में अलाउ होगा एंसेस्ट्रल हाउस के साथ, और एक होगा क्या है ना, प्लेस ऑफ ड्यूटी में। और नॉर्मली मोर देन 1 हाउस, ओके, जो विथड्रॉल ओके कैन नॉट बी टेकिंग प्लेस। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट कन्वर्सन क्या है, आप एडवांस को कन्वर्ट कर सकते हो विथड्रॉल में। ये सब्सक्राइबर में आप द बैलेंस आउटस्टैंडिंग अगेंस्ट, आप एडवांस लिया था, जब आप एडवांस लिया था पूरा रीपे नहीं किया है, कुछ आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, आप एडवांस लिया था पूरा रीपे नहीं किया है, कुछ आउटस्टैंडिंग एडवांस है, तो उसको आप विथड्रॉल को कन्वर्ट कर सकते हो। यदि है सैंक्शन टू बी कन्वर्टेड इनटू फाइनल विथड्रॉल ऑन हिज सैटिस्फाइंग द कंडीशंस लेट डाउन। जो भी कंडीशंस है उसको आप सेटिस्फाई करके, जो भी एडवांस अमाउंट जो आउटस्टैंडिंग है आप रीपे नहीं किया है,
उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो विथड्रॉल को, मगर कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करने के बाद। मगर हो सकता है जो आउटस्टैंडिंग एडवांस अमाउंट है इट कैन बी कन्वर्टेड टू विथड्रॉल, बट आफ्टर सेटिस्फाइंग सर्टन कंडीशंस। ठीक है, तो आज इतना ही था। तो बढ़िया एडवांस और विथड्रॉल के ऊपर पूरा कंप्लीट डाटा आपको दे दिया, बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। रूल 12 है एडवांस, रूल 13 है आपका रिकवरी, रूल 14 है जब आप एडवांस को मिसयूज किया, और जो रूल 15 है वो विथड्रॉल के ऊपर है। रूल 15 विथड्रॉल के ऊपर है। तो 12, 13, 14, 15 को अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, आज इतना ही है। थैंक यू।